अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपको पता है ये 3 थ्योरीज दी गई थी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। जो फर्स्ट है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये थ्योरी दी थी पॉलिंग ने 1931 में, और इसकी थ्योरी के हम कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट है कि हमें बताना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है भाई? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है 3D का, जिसको सराउंड करते हैं बहुत सारे लाइगेंड्स, और हर एक लाइगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर हर एक लाइगेंड डोनेट करने के बाद जो बॉन्ड बनाता है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड के बीच। ठीक है, इस तरह किस एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नंबर 1 पोस्टुलेट ये हमने कर लिया। सेकंड क्या है? अगर लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सेंट्रल मेटल एटम के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ताकि वो उन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लाइगेंड, सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए, ताकि वो जितना कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड है ना, उतनी न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना सके। फोर्थ पोस्टुलेट है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो पेयर्ड अप होने चाहिए, ताकि मेटल कोई एक पार्टिकुलर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो कर पाए। फिफ्थ पोस्टुलेट है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। नंबर 1 इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, नंबर 2 इज़ टेट्राहेड्रल, एंड नंबर 3 इज स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो 1 बाय 1 करके हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किया। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बच्चा हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 d2sp3 या sp3d2। ठीक है, तो अब हाइब्रिडेशन 2 तरह की हो गई, मतलब थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो 6 ऑर्बिटल का ही मिक्सिंग हो रही है, लेकिन स्टिल एक तरह का बनेगा। मतलब फिर भी 2 तरह हो गई, तो इन दो वेज हो गए। तो एक तरह की कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरी तरह के बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये OC इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टकट वे में एक्सप्लेन किया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 2 तरह के हो गए, एक तो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द सेकंड वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फर्क सिर्फ लाइगेंड्स का ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर होगा, जो टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड विच इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर विल ऑलवेज बी 6। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर जो लाइगेंड्स होंगे वो 6 होंगे, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में भी 6 होंगे। फ़र्क सिर्फ किसका होगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो हम लाइगेंड्स यूज़ करेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब वो जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम की जो डी ऑर्बिटल है, उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पेयरिंग करवाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई भी लाइगेंड जो जिसमें C डोनर एटम है, कोई ऐसा लाइगेंड जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, कोई ऐसा लाइगेंड जिसमें जो फास्फोरस डोनर एटम है, तो CPN। ठीक है, तो CPN इससे आप याद रख सकते हो। तो जैसे CN हो गया, NC हो गया, NH3 हो गया, PPH3 हो गया। तो ये सारे जो लाइगेंड्स अगर होंगे तो वहाँ पर पेयरिंग होगी। पेयरिंग कहाँ पर होती है? जो सेंट्रल मेटल एटम की जो डी ऑर्बिटल होती है वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। अब पेयरिंग के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D2sp3 होती है। एग्जाम्पल्स में हमने ये जैसे ली हुई हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे, बाकी 2 आप खुद करेंगे। उसके बाद जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो लाइगेंड्स यूज़ होते हैं बच्चा, वो भी 6 होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अब शॉर्टकट में एक इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो सॉक्स, सॉक्स। तो S क्या है? ऐसा लाइगेंड जिसमें S डोनर एटम हो, जैसे SH हो गया, SCN हो गया। ऐसा लाइगेंड जिसमें OH डोनर एटम हो, जैसे OH हो गया, वाटर हो गया। और X क्या है? X इज फॉर हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इनमें कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा, और हाइब्रिडेशन कैसी होगी? sp3d2।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल COF6 3 नेगेटिव। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इनकी एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल पे आते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल मैं लूँगी, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे मैंने ली हुई ये एग्जांपल FeCN6 3 नेगेटिव। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें पहचाननी है। एक तो पहचानना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बच्चा ये 6 है। 6 है तो ऑब्वियसली ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात आपको पहचानना है कि कौन सा लाइगेंड है, किससे शुरू हो रहा है, तो CN से शुरू हो रहा है या NC से कुछ भी शुरू हो, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, मतलब जो डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम की उसमें पेयरिंग होगी। अब उसके बाद तीसरी बात जो आपको मालूम करनी है, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते होते हैं, जिसका भी निकालते हैं उसको x लेते हैं, प्लस जितने लाइगेंड होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं, और जितना लाइगेंड जो भी है, अगर मोनोडेंट है तो -1 आएगा, तो -1 इज इक्वल टू -3 टोटल चार्ज जो भी कॉम्प्लेक्स पे है। तो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, तो x + 3। तो मतलब आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज है वो कितना है, +3 है, ठीक है। तो 26 है इसका 26 है इसका एटॉमिक नंबर आयरन का। आपको पता है जो 4s की पोटेंशियल एनर्जी 3d से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम कभी भी 4s2 3d6 नहीं लिखते, ये गलत हो जाता है। हम हमेशा क्या लिखते हैं, 3d6 4s2, ठीक है। तो अर्गान के 18, s में 2 हो गए 20 और 6 26, ठीक है। और अब हमारे पास कौन सा शेल नंबर 4th है, तो 4s में 4th शेल में 4 सब शेल होंगी, 4s 4p 4d 4f। f में है जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलिंग नहीं होगी, मैंने ऐसे लिख दिया आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। अब यहाँ पर देखें आप कि 6 इलेक्ट्रॉन बनने हुए यहाँ, 2 यहाँ बनने हुए। अब f कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, +3, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 s के जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा d का, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 5। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयरिंग करवाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होने के बाद कुछ ऐसा आप हमें देखने को मिलेगा। फिर आएंगे लाइगेंड, ठीक है, हर एक लाइगेंड आएगा। ये जो एरो है ये डेटिव बॉन्ड को शो करता है, तो मतलब हर एक लाइगेंड आ रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइगेंड आए। अब आपको पूरे वैलेंस की हाइब्रिडेशन नहीं देखनी, आपको जहाँ तक लाइगेंड जुड़े हैं वहाँ तक देखनी है। तो डी के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एस का 1, पी के 3, तो कौन सी हाइब्रिडेशन है, D2sp3, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी है, D2sp3। कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल यूज होती है, अंदर वाली डी, ठीक है। तो उसके बाद और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद नेचर कैसा है बच्चा, सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल देखें, वहाँ पर अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे पेयर्ड हैं तो आप बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अनपेयर्ड, विच मीन दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ओके। चलो, आई होप दिस मच इज़ अंडरस्टूड टू यू। अब आप एक काम करेंगे खुद से, ये वाली एग्जाम्पल मैंने करवा दी आपको, ये अब ये वाली 2 एग्जाम्पल हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं अब कौन सी एग्जाम्पल, outer orbital कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव की, ठीक है। तो COF6 3 नेगेटिव ये यहाँ पर ले लिया। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इज 27, अर्गन 3d7 4s2, और चौथी सब शेल है इसीलिए हमने चौथी शेल है इसलिए हमने 4 सब शेल लिख ली। एफ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 7 हैं डी में और एस में 2 हैं, 18 और 2 20 और 7 27 हैं, तो यहाँ पर 7 हैं। अब आपको क्या करना है भाई, एफ इज़ अ वीक फील्ड लाइगेंड, इट मीन्स कि ये पेयरिंग नहीं करवाएगा भाई डी ऑर्बिटल में, तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पर अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +3, आप निकाल के देख लें, x + 6 - 1 इज इक्वल टू -3, तो करके निकाल के देख लें आप। तो यहाँ पे अब आप देखें कि कोबाल्ट विच इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट हैविंग एटॉमिक नंबर 27, यहाँ पर देखिए अर्गन बना और उसके बाद अर्गन या अर्गन जैसे भी प्रोनाउंस करें आप, और यहाँ पर 3d6, अब 6 यहाँ पर बच गए और 2 यहाँ से चलेगी। अब ये पेयरिंग तो होएगी नहीं बच्चा, तो जैसे है वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे वाली ऑर्बिटल यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास कितने लाइगेंड, 6 लाइगेंड आएंगे, तो मतलब outer वाली डी भी यूज़ होगी और पी के 3 और एस का 1, तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई, sp3 ये एस का 1 डिब्बा, पी के 3 मतलब डिब्बा मतलब ऑर्बिटल, और पी के 3 और डी के 2, तो sp3d2, ठीक है। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन हुई वो sp3d2 हुई। कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, outer ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या जिसको बोलेंगे हाई स्पिन, और नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक, ओके। अब आप क्या करेंगे, ये खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ये जो 1 2 और उसके बाद 3 4, ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे, इसी में ही इनर आउटर आपको दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अब इसमें पहचानना कैसे है भाई, जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है, और थर्ड जो मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ, जो थर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में भी भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी 4 होगा। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स विल बी 4 हियर, 4 हियर एंड 4 हियर एज वेल। तो आपको पहचानना कैसे है भाई, एक ही चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल के केस में sp3 होती है और स्क्वायर प्लानर के कॉम्प्लेक्सेस के केस में dsp2 होती है। तो बस यही एक अंतर है जिससे आप पहचान सकते हो। दूसरी बात, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। ये हम रीज़न आपका कहाँ क्लियर करेंगे, CFT में। सेकंड, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा लो स्पिन बनते हैं, कभी भी हाई स्पिन नहीं बनते। तो ये रीज़न भी हम कहाँ क्लियर करेंगे, CFT में, कि ऐसा क्यों होता है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक क्लोज करते हैं। तो टेट्राहेड्रल की एग्जाम्पल किधर हमने की है, हाँ यहाँ की है। चलो, ये CuCl4 3 नेगेटिव, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि 4 क्लोरीन देखे तो हमने समझ लिया यार या तो स्क्वायर प्लानर हो सकता है या फिर टेट्राहेड्रल हो सकता है। चलो निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद +1 आया, तो कॉपर आपको पता है 29 है और एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, आना चाहिए था 3d9 4s2, बट स्टिल दिस इज शोइंग 3d10 4s1 बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल फुली फिल होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये वाली कन्फिग्रेशन अटेंड करी तो डी में 10 भर दिए, एस में 1 भर दिया। अब ये जब कॉपर +1 में आएगा तो ये 1 भी चला जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो डी में तो सारे पेयर्ड अब भी हैं जी, और अब हमारे पास जो ऑर्बिटल बची, अब 4 लाइगेंड है तो कोई तो ऑर्बिटल यूज़ करनी पड़ेंगी, एक एस की पी के 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई हमारे पास। ठीक है, अब जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और नेचर के साथ डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इन द सेंट्रल इन द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर प्लानर की हमने ले ली एग्जाम्पल, NiCN4 2 नेगेटिव। यहाँ भी देखें लाइगेंड का नंबर 4 ही है। तो चलो अब हम देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखा हमने +2। अब निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, अर्गन और 4s2 और 3d8 कितने हो गए 28 और 4p 0। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 में 2 है, और जब 4 के 2 चले जाएंगे तो डी में 8 बच जाएंगे। अब आपको मैंने अभी जस्ट बोला है कि यहाँ पर हमेशा हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, dsp2, और यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पहचानोगे किसी इनर ऑर्बिटल में, जैसे d2sp3 ऑक्टाहेड्रल में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, और स्क्वायर प्लानर में इनर कैसा होगा, dsp2 बाई यहाँ भी डी है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये एक साइन है जिसे आप पहचान सकते हो, ये एक मान लो ट्रिक या निमोनिक है। तो यहाँ पर आप देखें जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है वो sp3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर d2, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल भी हाई स्पिन होते हैं, तो वो कैसे होंगे sp3। तो यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3, तो यहाँ से आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ऐसा इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर अर्गन का 3d8 4s2 4s0 और 4p6। तो यहाँ पर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई हाई स्पिन, ये तो लो स्पिन ही बनाएगा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग फिल लाइगेंड है तो यहाँ पेयरिंग करवाएगा, तो ये यहाँ पेयर अप हो गया। अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी अवेलेबल हो गई। अब आएंगे जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के टाइम 4 लाइगेंड आएंगे CN, यहाँ पर ये नहीं यूज़ हुआ बच्चा, गलती से लिखने हो गया। तो यहाँ पर CN 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 4 CN है, तो हर CN आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, dsp2। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर, हाइब्रिडेशन dsp2। नेचर कैसा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, तो पैरा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो कि अब वो सारी एग्जांपल्स कर सकते हो आप। अब और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर की। जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली आपको समझाई, आप ये वाली खुद से करेंगे, DYS डू योर सेल्फ, और ये वाली भी मैंने करवा दी थी, ये 2 आप खुद से करें। ठीक है, कोई भी चिंता प्रॉब्लम दुख दर्द होगा तो आप आराम से कमेंट में बता दें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं या फिर क्वेरी सेशन में बता सकते हैं। और सेकेंड बात ये कि ट्राई ज़रूर करिएगा कि निकलता भी है नहीं, और समझ आई कि नहीं आई ये भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये ख़त्म नहीं हुई। एक काम करते हैं, हम अभी इसके साथ में लिमिटेशंस जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
और लिमिटेशंस के साथ साथ हमारा ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा। अब लिमिटेशंस क्यों हैं भाई, देखो मैंने बोला कि 3 थ्योरी दी, तो मतलब पहली थ्योरी फेल हुई तो दूसरी आई CFT, दूसरी फेल हुई तो तीसरी दी, है ना। तो चलो इसकी लिमिटेशंस क्या थी। सबसे पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा था, कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाई। सेकेंड बात कि ये नहीं बता पाई कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन क्यों हैं, कुछ दूसरे लो स्पिन क्यों हैं, ठीक है। लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का केस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। और उसके बाद जो ये कुछ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमारे यहाँ टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इस पे हम इतना ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू लेड मच स्ट्रेस ऑन इट। और यहाँ पर जो मच स्ट्रेस है वो लेड किया गया है मेटल पे, मतलब मेटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है भाई, लाइगेंड को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे। तो इसी के साथ हमारे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।